हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम्स पे। आज इस हम लोग इंडियन ज्योग्राफी लेकर आए हैं और इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा हम लोग घटना चक्र से जो PYQ हैं ले रहे हैं और ये इम्पोर्टेंट बुक है। BPSC ने अभी तक जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं बिहार में उन सब का निचोड़ है ये बुक। तो सब लोगों को ये बुक पढ़नी चाहिए एक बार। और इसके अलावा अगर आपके पास नहीं है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, रिवीजन के तौर पे बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें। इससे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है पिछली तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस जो हैं PYQ हम लोग कवर कर चुके हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का करीब 18 से 22 क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, PRT में, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस वजह से इम्पोर्टेंट है। रिवीजन कीजिए जाके फटाफट। और इसके अलावा आप PDF जो है आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसको प्राप्त कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का है, इंडियन ज्योग्राफी से। पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों के एकीकरण से जुड़ी है? तो पट्टी सीमा परियोजना जो है कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के एकीकरण से संबंधित है। ठीक है, तो ये देखो क्वेश्चन जो है हमारा 2022 में पूछा गया है 67वीं BPSC में। अगर पट्टी सीमा परियोजना की बात करें तो इसका फैक्ट देखेंगे। पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण यानी कि इंटरलिंकिंग से जुड़ी है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी और गोदावरी नदी, इतना याद रखना है। और ये योजना कौन सी सरकार में चलाई जा रही है? आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। अगर भारत में सिंचाई की बात करें तो सबसे ज़्यादा कैसे सिंचाई की जाती है? तो लघु एवं बृहद परियोजनाओं से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा 2008 में पूछा गया है। लघु और बृहद जो परियोजना है उसके बारे में जानते हैं। लघु यानी कि माइनर सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत 2000 हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है। कौन कौन से स्रोत हो सकते हैं इसके? कुआं है हमारा, नलकूप, पंप सेट, तालाब, ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर, एनीकट इत्यादि शामिल हैं। इसके अलावा भारत में सिंचाई 62% जो है अधिक आपूर्ति जो है लघु सिंचाई परियोजना से होती है। कितनी? 62%। बहुत बड़ा हिस्सा है ये। 62% किससे होती है? लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत। अगर बृहद की बात करें, बृहद सिंचाई परियोजना में इसकी सिंचाई जो है 38% होती है। बृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने क्षेत्र की होती है? 38% क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो ये सारण सिंचाई नहर जो है कहाँ से निकलती है? ये गंडक नदी से निकलती है। ये क्वेश्चन भी हमारा देखो 2000 में पूछा गया है, 44वीं BPSC में। इसके अलावा अगर इसकी डिटेल देखें तो गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास 740 मीटर लंबा बैराज बनाया गया, जिससे कुछ नहरें निकाली गई, जिनमें से एक सारण सिंचाई नहर भी है। कहाँ से निकाली गई? गंडक नदी से। ठीक है, और ये जो बैराज बनाया गया कितना मीटर का था? 740 मीटर का। ये मेन फैक्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? बिहार के क्षेत्र की बात करें तो ये त्रिवेणी नहर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? त्रिवेणी नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका थोड़ा फैक्ट भी देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर से बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है। यह नहर चंदन सिंचाई परियोजना से संबंधित है। कौन सी परियोजना से? चंदन सिंचाई परियोजना से। और यह पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है। कहाँ पे? पश्चिम चंपारण जिले में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो 2024 का क्वेश्चन है, टीआरई का, इम्पोर्टेंट है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा प्रयोग किसके लिए किया जाता है? सिंचाई के लिए। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका फैक्ट भी देखेंगे। देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन थे? गजेंद्र सिंह शेखावत के सक्षम मार्गदर्शन में जल शक्ति मंत्रालय ने देश भर में पहली बार जल स्रोतों की गणना की। इनके अनुसार देश में सभी उपयोग हो रहे जल स्रोतों में से प्रमुख जल स्रोतों का सिंचाई के बाद मत्स्य पालन में उपयोग किए जाने की जानकारी दी गई। तो ये फैक्ट थे कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, भाखड़ा नागल एक संयुक्त परियोजना है। तो ये संयुक्त परियोजना कहाँ की है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। ठीक है, भाखड़ा नागल जो संयुक्त परियोजना है, कौन कौन से राज्य लाभान्वित हैं? हरियाणा है, पंजाब भी और राजस्थान भी। इसके फैक्ट देखेंगे। भाखड़ा नागल बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का संयुक्त एक उपक्रम है। इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागल के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का निर्माण किया गया है। भाखड़ा और नागल का कौन सी नदी पे? सतलज नदी पे, ये याद रखना है। उल्लेखनीय है, इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान में विस्तारित है। तो कमांड क्षेत्र कहाँ कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश भी है, पंजाब भी है, हरियाणा भी है और राजस्थान भी है। तो ऑप्शन में हमारा क्या क्या दिया गया था? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पे अवस्थित है। ठीक है, और ये देखो क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2001 में। अब क्वेश्चन है हमारा, कावेरी नदी पर बने बांध निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग शिव समुद्रम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे पुराना जल शक्ति कौन सा उत्पादन केंद्र है? शिव समुद्रम। अब डिटेल देखेंगे इसकी। जल विद्युत का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग नगर की बिजली की आपूर्ति के लिए राज्य जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। कब लगाया गया था? 1897 में। कहाँ पे? दार्जिलिंग, कर्नाटक में कावेरी नदी पर स्थित शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में भारत का दूसरा सबसे पुराना जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आंसर शिव समुद्रम है। अगर सबसे पुराने की बात करेंगे तो 1897 वाला। ठीक है, और ये हमारा 1902 में लगाया गया था, तो ये दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नागार्जुन सागर बांध से संबंधित। नागार्जुन सागर बांध जो है ये बहुउद्देशीय परियोजना है। पूछा गया है किस नदी पर स्थित है? तो ये कृष्णा नदी पे। ये देखो 56 और 69वीं बीपीएससी में प्री 2015 में पूछा गया है। ठीक है, तो नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे। इसके फैक्ट भी देखेंगे। प्रश्नकाल के दौरान नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश की सबसे बड़ी परियोजना थी। यह कृष्णा नदी पर निर्मित है। वर्तमान में यह परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में विस्तारित है। ठीक है, कृष्णा नदी पे कौन सी परियोजना? नागार्जुन सागर परियोजना। कौन से राज्य में? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हीराकुंड बांध से संबंधित। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया? तो ये महानदी पे। आंसर हमारा महानदी हो जाएगा। ये देखो 2000 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड से संबंधित फैक्ट भी देखेंगे। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, सबसे पहले हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा में। कौन सी नदी पे? महानदी पे। कहाँ पे? महानदी पे। ठीक है, और यह संबलपुर से 15 किलोमीटर उत्तर में लगभग 80.96 मीटर अधिकतम ऊंचा और 4.8 किलोमीटर मुख्य बांध की लंबाई
लंबा विश्व का सबसे लंबा बांध है। इस बांध की कुल लंबाई कितनी है? 25.8 किलोमीटर। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है। कितनी? 10 लाख हेक्टेयर में। और इस बांध की लंबाई कितनी है टोटल? 25.8 किलोमीटर। ठीक है। और विश्व का सबसे लंबा बांध है ये। कौन सा? हीराकुंड बांध। कहाँ पे है? उड़ीसा में, महानदी पे। ठीक है। आशा करते हैं बहुत सारे फैक्ट जो है आपको पता चले होंगे। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दामोदर घाटी परियोजना से संबंधित मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? तो ये बराकर नदी पे बनाए गए। कौन कौन से बांध? मैथाल बांध, बेल पहाड़ी बांध और तिलैया बांध, ये बराकर नदी पर बनाए गए। कौन सी नदी? बराकर नदी। इसका फैक्ट भी देखेंगे। मैथान, बेल पहाड़ी और तिलैया बांधों का निर्माण दामोदर की सहायक नदी। तो ये बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर नदी की। ठीक है, दामोदर की सहायक नदी है। इसके अलावा देखते हैं, दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया। तो तिलैया बांध और बेल पहाड़ी का निर्माण कब किया गया था? दामोदर, सबसे पहले देखिए, दामोदर नदी की सहायक नदी है बराकर नदी। ठीक है, और ये दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बांध परियोजना की नींव जो है किस नदी पर बनाने की रखी गई? तो ये उत्तरी कोयल नदी। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उत्तरी कोयल नदी पर। ठीक है, मंडल बांध परियोजना, इसकी नींव रखी गई थी। 2019 में पूछा गया है। ठीक है, इसका डिटेल देखते हैं। 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले के मोदी नगर में उत्तरी कोयल नदी, ठीक है, इस पर मंडल डैम परियोजना बनाने के लिए नींव रखी थी। ठीक है, और इसका शिलान्यास किया। यह परियोजना झारखंड के पलामू और गढ़वा जिले में है। अगर पूछ दे कहाँ पे है? झारखंड के पलामू में और गढ़वा जिले में पड़ती है। यह परियोजना उत्तरी कोयल, और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? ये सोन नदी की। ठीक है, याद रखना, सोन नदी की सहायक नदी पूछे तो उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, और तो ये परियोजना जो है यानी कि मंडल डैम कौन सी नदी पर? उत्तरी कोयल नदी पर। ठीक है, और उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? सोन नदी की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये देखो बीपीएससी री एग्जाम का क्वेश्चन है, 2020 में पूछा। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो सबसे पहला तो क्वेश्चन यही है, चंबल नदी पे राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना है। ठीक है, पूछेगा राणा प्रताप जल सागर विद्युत परियोजना कौन सी नदी पे है? तो आंसर है हमारा चंबल नदी पे। और ये किस राज्य में है? ये पूछा गया है, तो ये राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फैक्ट देख लेते हैं। राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। यह चंबल घाटी विकास योजना से संबंधित है और यह परियोजना राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो क्वेश्चन है हमारे कृषि से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, ये देखिए 1999 में पूछा गया है ये। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का आशय ... को उगाने से है। तो युग्म पैदावार से संबंधित पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर है विभिन्न मौसमों पर 2 फसल को उगाने से संबंधित युग्म पैदावार कहलाता है। इसका फैक्ट देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार यानी कि डबल क्रॉपिंग का आशय है एक फसल के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल उगाना। मतलब एक फसल वर्ष के अंतर्गत एक ही भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसलों का पैदावार करना, तो ये डबल क्रॉपिंग कहलाता है, यानी कि युग्म पैदावार। उदाहरण देखते हैं। इसके अंतर्गत चावल और मक्का की मुख्य फसलों से पहले बसंत जौ, शीतकालीन गेहूं या आलू की फसल उगाकर अनाज की एक अतिरिक्त फसल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो डबल क्रॉपिंग की बात करें तो एक ही भूमि पे 2 या 2 से अधिक फसल को उगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ये 2018 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कृषि की उत्पादकता कैसे बढ़ेगी? कुशल सिंचाई हो, गुणवत्ता युक्त बीज हो हमारे पास, कीटनाशक का भी प्रयोग करें और उर्वरक का भी प्रयोग करें, तो इससे उत्पादकता कृषि में बढ़ जाती है। तो हमारा राइट आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये देखो CDPO में पूछा गया है 2022 में। 2020 में भारत में निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? 2020 की बात कर रहा है, तो किसका रकबा सबसे अधिक था? चावल का, यानी कि धान का। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसकी डिटेल देखते हैं। वर्ष 2020 में भारत में उगाई जाने वाली फसलों में चावल का रकबा सर्वाधिक था। वर्ष 2021-22 में भारत में चावल के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों में पश्चिम बंगाल है हमारा, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा पंजाब। ठीक है, अगर फर्स्ट 1 नंबर की बात करें तो पश्चिम बंगाल आता है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश आएगा, तीसरे नंबर पे पंजाब आएगा शीर्ष राज्यों में। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर चावल के उत्पादन में चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे चीन है, हमारा भारत दूसरे नंबर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हैं क्वेश्चन हमारे हरित क्रांति से संबंधित होने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक, यानी कि 60वें की बात कर रहा है, 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो हरित क्रांति की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हरी सब्जियों की अत्यधिक खेती, गहन कृषि, जिला कार्यक्रम, उच्च उपज यानी कि उच्च उपज किस्म का कार्यक्रम, बीज उर्वरक जल तकनीकी। तो 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में बात कर रहा है, हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। तो उच्च उपज और किस्म कार्यक्रम, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है इसमें। ये देखो 2018 का क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसका डिटेल देखें क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ 1966 और 67 में हुआ था, जब भारत में उच्च उत्पादक बीज यानी कि हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग किया गया। भारत में उच्च उत्पादक बीजों का प्रारंभ किया गया था कब? 1966 और 67 में। इसके अतिरिक्त उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया था। सिंचाई सुविधा की भी बात करी गई थी और अच्छे बीजों की। ठीक है, इसके अलावा भारत में उन्नत बीजों के प्रयोग के कार्यक्रम HYBP की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका आधारित रॉकफेलर फाउंडेशन के सहयोग से की गई थी। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या बन सकता है? इसके अलावा हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया था? 1966-67 में किया गया था। ठीक है, क्यों किया गया था? उच्च उत्पादकता बीजों के संबंध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत से सर्वाधिक प्रगति की, कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति की? गेहूं के उत्पादन में। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर इसके फैक्ट की बात करें तो वो देखते हैं। भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 1966 और सॉरी आगे देखते हैं। 1966 और 67 में हरित क्रांति का आगमन हुआ। हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत ने सर्वाधिक प्रगति जो है गेहूं के उत्पादन में की। किसमें? गेहूं के उत्पादन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं चावल के उत्पादन में वृद्धि, पूर्व में नहीं। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बाद में उत्पाद हुआ था। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है हमारा, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक और तकनीकी का विस्तार करना है, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्या कहता है? इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन
इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन के साथ शस्य उत्पादन का समाकलन करना है। तो ये भी हमें सही लगता है, यानी कि ऑप्शन हमारा 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए कोड की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण हो और ग्रामीण सड़कें और विपणन। तो यानी कि ऑप्शन तो सारे सही हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। भारत में वर्ष 1965 के बाद उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, उर्वरक, सिंचाई और अन्य तकनीकी प्रयोगों को बढ़ावा देना, यानी कि ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादकों की बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण सड़कों का विपणन कार्यों को बढ़ावा देना हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ये सब कार्य जो है हरित क्रांति के अंतर्गत आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है। तो श्वेत क्रांति और हरित क्रांति, नीली क्रांति, इनसे सबसे संबंधित है इंद्रधनुषी क्रांति। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके फैक्ट की बात करें तो वो भी देखते हैं। 28 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की। कब की थी? 2000 में की थी। इस नीति के तहत इंद्रधनुषी क्रांति की परिकल्पना को प्रस्तुत किया गया। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र से संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल किया गया, जैसे कि हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी और रजत खाद्यान्न श्रृंखला क्रांति। ठीक है, इन सबको शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काली क्रांति संबंधित है। काली क्रांति किससे संबंधित है? कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका फैक्ट भी देख लेते हैं। काली क्रांति का संबंध पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादन से है। अन्य प्रमुख क्रांतियां जैसे कि देखिए, नीली क्रांति के संबंध किससे? मत्स्य उत्पादन से। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। लाल क्रांति मांस और मटर से। पीली क्रांति तिलहन और उत्पादन संबंधित है। गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज से। क्वेश्चन है हमारा, हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई? तो हरित क्रांति के कारण सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई थी? गेहूं में हुई थी। ये 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति के कारण गेहूं फसलों के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि दर देखी गई। हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? 1966 और 67 में। ठीक है, और इसके जन्मदाता कौन है हरित क्रांति के? MS स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी फसल गन्ना, जूट, कपास, ये सारी फसलें नकदी फसल हो जाती हैं। गेहूं हमारा नकदी फसल नहीं है, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार की बात करें तो दलहन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 2011 में पूछा गया है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूं उत्पादित करता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के बाद में द्वितीय स्थान पे कौन है? मध्य प्रदेश। ठीक है, तृतीय पे पंजाब। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो चावल हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। कौन से क्षेत्र को भारत का कटोरा कहा जाता है? तो ये हमारा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र जो है भारत का कटोरा कहलाता है। कहाँ पे पड़ता है ये? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, इसका डिटेल देखेंगे। भारत में चावल का कटोरा यानी कि राइस बाउल कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। ठीक है, लगभग 2/3 चावल खरीफ फसलों के अंतर्गत बोया जाता है यहाँ पे, और यहाँ चावल का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है रायलसीमा क्षेत्र है। कौन सा? रायलसीमा, ये नाम याद रखना है। कहाँ पे पड़ता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा के क्षेत्र में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राज्यों को वर्ष 2018 के 18-19 के चावल उत्पादन के सही आरोही क्रम में चुनें। तो आरोही क्रम में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा चावल, देखिए 18-19 की रिपोर्ट के अनुसार और वर्ष 2018-19 के अकॉर्डिंग अगर बात करें और ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि राजस्थान आएगा सबसे पहले, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश आना चाहिए था। ठीक है, यानी कि मध्य प्रदेश यहाँ पे होगा, हरियाणा उसके बाद आएगा। तो सबसे कम राजस्थान ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा, क्योंकि हरियाणा में मध्य प्रदेश से ज़्यादा चावल उत्पादन होता है। फिर उसके बाद पंजाब आएगा। ठीक है, पंजाब के बाद में उत्तर प्रदेश आएगा। ठीक है, तो इसका क्रम ये सही होना चाहिए था, लेकिन तो ये तो है नहीं किसी भी ऑप्शन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई।